नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे क्राइम के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे कानपुर में एक ऐसी अनोखी हत्या हुई थी जिससे पूरा कानपुर सहल दहल गया था, क्योंकि एक बैंक कर्मचारी की हत्या करके उसकी लाश को एक नीले ड्रम में भरकर नहर के किनारे फेंक दिया गया था। आखिर एक बैंक कर्मचारी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। जिस तरह से हत्या करके लाश को ठिकाने लगाया गया वह वाकई चौंकाने वाली बात है। तो फिर आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुमशुदा विशाल अग्रवाल की लाश बरामद होने पर उन्नाव के दही खाने की पुलिस ने पहले जांच में ही उसके हत्या किए जाने की पुष्टि कर दी थी। करीब 25 वर्षीय विशाल एक बैंक कर्मचारी था जिसकी लाश जिले में शारदा नहर के किनारे झाड़ियों में लावारिस हालत में पड़ी ड्रम से मिली थी। लाश को एक प्लास्टिक के ड्रम में ठूस कर पैक किया गया था। ड्रम पूर्वा मार्ग पर स्थित बंद पड़ी एलायरन फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर सराय कयान गांव के पास गुजरने वाली नहर के किनारे पड़ा था। ड्रम से दुर्गंध आने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। सूचना के आधार पर ही खेड़ा चौकी प्रभारी अंशुमन सिंह ने ड्रम में से 25 वर्षीय युवक की रक्त रंजित लाश बरामद की। वहीं पास में ही एक स्कूटी की चाबी भी मिली थी। पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और उसकी शिनाख्त के लिए जिले के सभी थानों में सूचना प्रसारित करवा दी। उन्हीं दिनों बस्तर थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह विशाल अग्रवाल नामक युवक की तलाशी कर रहे थे। उसके लापता होने की सूचना अंशुल अग्रवाल ने दर्ज करवाई थी। वह अंशुल का छोटा भाई था। नवबस्ता थाना प्रभारी को दही थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश बरामद होने की सूचना मिली तो वह अंशुल को साथ लेकर उन्नाव के थाना दही जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने चौकी प्रभारी अंशुमन सिंह से मुलाकात की। तब चौकी प्रभारी ने मोर्चरी ले जाकर बरामद लाश थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह और उनके साथ आए युवक अंशुल को दिखाई। अंशुल ने उस लाश की शिनाख्त अपने छोटे भाई विशाल अग्रवाल के रूप में की। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद थाना प्रभारी नौबस्ता लौट आए। उन्होंने सबसे पहले गुमशुदगी के मामले को हत्या में बदलवाया। फिर वह हत्यारे की तलाश में जुट गए। उन्होंने पहले मृतक के फोन कॉल की डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उसका मोबाइल 7 सितंबर को रात 10 बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया था। उस मोबाइल से अंतिम बातचीत 8:50 पर हुई थी, जबकि 8:30 बजे उस पर एक मिस कॉल आई थी। जांच का सिलसिला मोबाइल से मिला कुछ जानकारी के साथ शुरू किया गया। जिस नंबर से विशाल के मोबाइल पर कॉल की गई थी वह नंबर सत्यम उमर नाम के व्यक्ति का था। सत्यम कानपुर निवासी अनिल कुमार का बेटा था। पुलिस द्वारा उस मोबाइल नंबर पर कॉल की गई तो वह बंद मिला। फिर पुलिस ने नंबर से मिले पते पर दबिश दी, किंतु वहां सत्यम नहीं मिला। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि वह इस पते पर 2.5 साल पहले रहता था। हालांकि जल्द ही थाना प्रभारी को मुखबिरों से सत्यम के नए पते की जानकारी मिल गई। पता चला कि वह अब राम नारायण बाजार स्थित फ्लैट में रहता है। पुलिस को मुखबिर से उसके उस फ्लैट में उपस्थित रहने के समय का भी पता चल गया। उस फ्लैट पर उस समय फ्लैट से 2 युवक सीढ़ियों से उतर रहे थे। पुलिस कर्मियों को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन वह पकड़ लिए गए। पुलिस दोनों को लेकर उस फ्लैट में गई। उनसे पूछताछ करने पर एक युवक ने अपना नाम सत्यम उमर जबकि दूसरे ने श्रवण बताया था। वहीं 16 से 17 साल की एक लड़की भी मौजूद थी। उसने पुलिस को बताया कि वह सत्यम की मौसेरी बहन है और पास ही दूसरे मकान में रहती है। उसका नाम राधा परिवर्तित था। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने फ्लैट की बारीकी से निरीक्षण में पाया कि कमरे की दीवारों को जगह जगह खुरचा गया है। इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि डिस्टेम्पर करवाना है। यह बात पुलिस को हजम नहीं हुई, क्योंकि वहां डिस्टेम्पर के लिए किसी तरह का इंतजाम कहीं नहीं दिखा। दीवारों पर खुरचने के निशान भी जहां तहां मिले। उस बारे में सभी ने हिचकिचाहट के साथ बताया था। थाना प्रभारी ने राधा के चेहरे पर भी गौर किया, जिसका रंग अचानक तब फीका पड़ गया था जब उन्होंने कहा कि वह विशाल अग्रवाल की हत्या के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आए हैं। इसमें उसने साथ नहीं दिया तो वह भी मुश्किल में पड़ जाएगी। इसी के साथ थाना प्रभारी दोनों युवकों को पूछताछ के लिए थाने ले आए। उन्होंने सत्यम से सीधा सवाल किया, तुमने 7 सितंबर की शाम 8:30 बजे विशाल को मिस कॉल क्यों की थी? इसका जवाब देते हुए, वह नंबर मैं नहीं यूज करता, मेरी मौसेरी बहन यूज करती है, उसी से पूछना होगा। वह विशाल को कैसे जानती है? सिंह ने सवाल किया।
मुझे नहीं मालूम, सत्यम बोला। उसके बाद थाना प्रभारी को उसकी मौसेरी बहन राधा भी संदिग्ध लगी। उन्होंने उसे भी तुरंत थाने बुलाया और पूछताछ शुरू की। उससे फोन कॉल के बारे में नहीं पूछा, बल्कि सीधे लहजे में पूछ लिया कि विशाल से उसके क्या संबंध थे। यह सवाल सुनकर सामने बैठे अपने भाई और उसके दोस्त श्रवण को देखकर वह घबरा गई थी। उसके कुछ बोलने से पहले ही थाना प्रभारी ने समझाया, तुम्हारे विशाल से जो भी संबंध रहे वे उसकी मौत के साथ खत्म हो गए हैं। तुम्हारे भाई ने मुझे कई बातें बताई हैं जिससे तुम पर भी उसकी हत्या में साथ देने का शक है। मुझे पता है कि विशाल ने तुम्हारे मिस कॉल के थोड़ी देर बाद फोन किया था। तुम सिर्फ इतना बता दो कि उससे तुम्हारी क्या बात हुई थी। यह सुनकर राधा कभी पुलिस को देखती तो कभी इधर उधर देखने के बहाने से सत्यम को देखने लगती। वह यह सोचकर भीतर से डर गई थी कि लगता है श्रवण ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। कुछ सेकंड बाद सिंह ने फिर सवाल किया, बताया नहीं तुम्हारे विशाल के साथ क्या संबंध थे? सर, मैं उससे प्यार करती थी, राधा धीमी आवाज में बोली। इसका सत्यम को पता था? नहीं, राधा बोली। क्यों? मैं डर गई थी। भाई से डरकर कुछ नहीं बताया था, या फिर कुछ और बात है? सर, मैं भाई से डरती थी इसलिए नहीं बताया था, राधा बोली। अच्छा चलो अब यह बता दो कि 7 सितंबर की शाम को तुम्हारी विशाल से क्या बात हुई थी? अलग अलग तरह से बदले हुए सवालों को सुनकर राधा पसीना पसीना हो गई थी। दुपट्टे से पसीना पोंछती हुई बोली, उससे मिलना चाहती थी। वह भी रात में मिलने के लिए कहाँ बुलाया था? सिंह ने पूछा। भाई के फ्लैट पर, राधा ने बताया। क्या उसे भाई से मिलवाना था? लेकिन भाई तो बोला कि वह उस दिन कहीं गया हुआ था, घर पर था ही नहीं। थाना प्रभारी के सवालों से राधा खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगी। कुछ भी नहीं बोल पाई। बीच में सत्यम कुछ बोलने को हुआ तब थाना प्रभारी ने उसे दपट दिया। उसके बाद राधा रोने लगी। सच सच बताओ, 7 सितंबर को तुम्हारे और विशाल के साथ क्या क्या हुआ था? अभी मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे सच्चाई बाहर निकलवाना भी आता है। देखो, उसे जिसने तुम्हें अभी पानी पिलाया है वही तुम्हारे मुंह में उंगली डालकर सारी बातें भी निकलवा लेगी। यह कहते हुए थाना प्रभारी ने सत्यम और श्रवण को दूसरे कमरे में भेज दिया। अब पुलिस दबाव में आकर राधा पूरी तरह से टूट गई थी। उसने विशाल के साथ अपने अवैध संबंध को स्वीकार करते हुए 7 सितंबर की पूरी घटना बता दी। फिर क्या था जो बातें थाना प्रभारी ने सत्यम और श्रवण से भी नहीं पूछी थी और उन पर विशाल की हत्या का सिर्फ संदेह था, इसकी पुष्टि राधा ने ही कर दी थी। थाना प्रभारी के लिए राधा द्वारा दी गई जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी। वह मुस्कुराए और राधा को महिला सिपाही के साथ बैठाकर सत्यम व श्रवण के पास जा पहुंचे। उनसे भी उन्होंने विशाल की हत्या के संबंध में घुमा फिराकर कई सवाल पूछे। कुछ सवाल उन्होंने हवा में तीर की तरह चलाए, जबकि कुछ सवालों के साथ सबूत होने के दावे और राधा द्वारा बताए जाने की बातें कहकर उलझा दिया। नतीजा यह हुआ कि सत्यम और श्रवण भी टूट गए और उन्होंने विशाल हत्याकांड से लेकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने तक की बात बता दी। राधा, श्रवण और सत्यम के द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के बाद श्रवण ने विशाल के शव को फेंकने का खुलासा कर दिया। इस तरह राधा ने विशाल के साथ अनैतिक संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने से लेकर उसकी हत्या संबंधी साक्ष्य मिटाने का जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने साक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए राधा का वजाइनल टेस्ट करवाया। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर विशाल अग्रवाल की स्कूटी, लैपटॉप तथा हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद कर ली। अय्यासी के चक्कर में जान गंवाने वाले बैंक कर्मचारी विशाल की प्रेम कहानी इस प्रकार सामने आई। उत्तर प्रदेश जिला कानपुर के थाना नौबस्ता अंतर्गत संजय नगर कॉलोनी मछरिया में विष्णु प्रसाद अग्रवाल के 2 बेटे अंशुल और विशाल के अलावा बेटी दिव्या थी। इनमें से विशाल कुंवारा था। वह भी अपने भाई अंशुल की तरह ही बैंक मैनेजर था और माता पिता के साथ ही रहता था। स्वभाव से वो आशिक मिजाज था। जल्द ही किसी लड़की के पीछे पड़ जाता था। उसने मौका पाकर राधा को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसे शादी के सपने दिखाते हुए ऐसो आराम की जिंदगी देने के वादे किए थे। राधा भी उसके प्रेम में फंस चुकी थी। सत्यम उमर अपने माता पिता के साथ पहले महेश्वरी मोहाल में रहता था। बाद में उनके देहांत के बाद वह घंटा घर स्थित अपने मामा के यहाँ रहने लगा था। हालांकि 6 साल पहले उसके मामा की भी मृत्यु हो गई थी। उसकी मामी अपने मायके में रहती थी, जिस कारण उसने घंटा घर में ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। वहीं विशाल अग्रवाल भी आता जाता था।
बताते हैं कि वहां दोनों के एक बैंक में इंश्योरेंस का काम करने वाली युवती के साथ अवैध संबंध थे। विशाल और सत्यम के लिए वह युवती केवल मौज मस्ती का साधन भर थी। दोनों बदले में युवती को कुछ पैसे या गिफ्ट दे दिया करते थे। वह फ्लैट सत्यम और विशाल के लिए मौज मस्ती का अड्डा बनकर रह गया था। कई बार वहां श्रवण के साथ भी बैठकें होती थी और पार्टी का दौर चलता था। उस फ्लैट पर एक और लड़की राधा का भी अक्सर आना जाना लगा रहता था। वह वहां पर बेधड़क आती थी और अधिकार के साथ कुछ समय गुजार कर चली जाती थी। हालांकि वह दूसरे मोहल्ले मणिराम बगिया में रहती थी। वास्तव में वह सत्यम की मौसेरी बहन थी। सत्यम ने एक चाबी राधा को भी दे रखी थी। वहीं करीब 2 साल पहले एक बार उसकी विशाल से मुलाकात हो गई थी। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए थे। विशाल राधा की खिलती किशोर अवस्था को देखकर हतप्रत रह गया था, जबकि राधा उसकी बातें और माचो बदन की दीवानी हो गई थी। उसके बाद से विशाल और राधा अक्सर साथ साथ घूमने फिरने लगे थे, लेकिन दोनों सत्यम की नजरों से बचकर भी रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके प्रेम संबंध के बारे में सत्यम को कोई जानकारी हो। जल्द ही विशाल ने मौका पाकर राधा से शारीरिक संबंध भी बना लिया था। राधा की भी उसमें स्वीकृति मिल गई थी। सत्यम की गैर मौजूदगी में राधा विशाल को उस फ्लैट पर बुला लेती थी। 7 सितंबर 2021 को सत्यम उमर ने राधा को फोन पर बताया था कि वह आज वहां नहीं आएगा। बाहर बालकनी में उसके कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें अलमारी में रख दे। किचन और दूसरे कमरे में बिखरे सामान आकर ठीक कर दे। अपने भाई की बातों पर अमल करते हुए राधा ने अपने प्रेमी विशाल के साथ मौज करने की भी योजना बना ली। उसने तुरंत फोन कर इसकी सूचना विशाल को दी और शाम को खाने पीने का सामान लेकर फ्लैट पर आने को कहा। शाम होने से पहले वह फ्लैट पर चली गई। किचन और कमरे को दुरुस्त किया। तब तक शाम के 8:30 बज चुके थे। अब तक विशाल को आ जाना चाहिए था, क्योंकि उसने 8 बजे तक आने को कहा था। देर होने पर राधा ने विशाल को फोन किया, जिससे विशाल ने फोन रिसीव नहीं किया। करीब 20 मिनट बाद विशाल ने फोन कर राधा को बताया कि वह पहुंचने वाला है और फिर वह ठीक 9 बजे फ्लैट पर पहुंच गया। वहीं अपार्टमेंट की पार्किंग में उसने अपनी स्कूटी भी लगा दी। राधा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही वह उसके गले लग गई। दोनों अकेले में कई हफ्तों बाद मिले थे। इस मौके को किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहते थे। राधा के लिए पूरी रात थी। विशाल भी खाने पीने के सामान के साथ आया था। दोनों बेफिक्र थे, मौज मस्ती के लिए पूरी तरह से तैयार और तत्पर भी थे। इसी तत्परता में उनसे एक भूल हो गई। मुख्य दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाना भूल गए। वे बेडरूम में थे। ड्राइंग रूम की ओर उनका जरा भी ध्यान नहीं था। दोनों एक दूसरे पर प्यार की बौछार करते हुए कब यौनाचार में लीन हो गए पता ही नहीं चला। दूसरी ओर वाटर प्लांट में काम समाप्त हो जाने पर सत्यम फ्लैट पर अचानक आ गया। फ्लैट का दरवाजा खुला होने पर वह सीधे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। बेडरूम में रोशनी देखकर वह चौंक गया और वहां जाकर दरवाजे पर लगे पर्दे को हटाया। बेड पर अपनी बहन राधा के साथ विशाल को लिपटा देख सन्न रह गया। वे दोनों आंखें मूंदे इतने बेफिक्र थे कि सत्यम के दरवाजे पर आने की जरा भी आहट नहीं हुई। गुस्से की ज्वाला को दबाए सत्यम चुपचाप फ्लैट के नीचे आया। नीचे से लोहे की रॉड निकाली और ऊपर पहुंचकर राधा के आलिंगन में बंधे विशाल के सिर पर दे मारी। एक ही बार में सर से खून बहने लगा। राधा अपनी जान बचाते हुए दूसरे कमरे में भागी। गुस्से में सत्यम ने विशाल के सिर पर दनादन 3 से 4 वार कर दिए। सर पर ताबड़तोड़ वार से विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। राधा के सामने ही विशाल की मौत हो गई थी, लेकिन वह डर गई थी कि कहीं सत्यम उसे भी ना मार डाले। सत्यम ने दपटते हुए इस बारे में किसी को न बताने की उसे सख्त हिदायत दे दी। उसे जल्दी से दीवार पर लगे खून के दाग मिटाने को कहा। उसके बाद तुरंत अपने दोस्त श्रवण को बुलाया। श्रवण भागा भागा आया। लाश देखकर उसके होश उड़ गए, लेकिन जल्द ही सामान्य होने पर लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। तब तक रात के 11:30 बज गए थे, इसलिए श्रवण योजना के अनुसार अगले रोज 8 सितंबर को प्लास्टिक का एक ड्रम खरीद लाया। उसमें विशाल की लाश ठूस कर पैक कर दी। ड्रम को उस पर लगी स्टील की स्ट्रिप से पैक कर दिया। उसके बाद ड्रम को विशाल की स्कूटी पर लाद कर कैंट होते हुए जजमाऊ गंगापुर से दही खाने की खेड़ा चौकी क्षेत्र जा पहुंचे। उन्होंने ड्रम को नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया। साथ ही विशाल का मोबाइल फोन भी नहर में फेंक दिया।
उसकी स्कूटी से वापस कानपुर आ गए। सत्यम ने विशाल की स्कूटी अपनी यशोदा नगर स्थित प्लॉट के पास पेड़ के नीचे खड़ा कर दी, जबकि उसके खून से सने कपड़ों को कूड़ा घर में फेंक आया। आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर लेने के बाद थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने आईपीसी की धारा 302, 211, 120B के तहत हत्यारोपी सत्यम उमर, श्रवण किशोर, राधा को न्यायालय में पेश किया। वहां से सत्यम और श्रवण को कानपुर के जिला कारागार भेज दिया गया, जबकि साक्ष्य छुपाने के आरोप में राधा को नारी निकेतन से सुरक्षा गृह में भेज दिया गया। कुछ इस प्रकार थी यह कहानी। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या ठेस पहुंचाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक और सतर्क करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।